आप लोगों ने देखा होगा कि दैनिक जागरण का एक बड़ा पार्ट हम लोग ख़त्म कर चुके थे। कुछ पेज बचे थे, 3 पेज बचे थे जो अपडेट नहीं हुए थे, ओपन नहीं हो रहे थे। तो उन्हें हम लोग इस क्लास में देख लेते हैं। और इतना आप लोग यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि आपका न्यूज़पेपर कभी नहीं छूटने वाला है। हो सकता है कि थोड़ा लेट मिल जाए, लेकिन मिलेगा ज़रूर। रक्षा क्षेत्र के बजट में आप देखेंगे 13% की बढ़ोतरी की गई है। और इसमें आप देखेंगे कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने की तैयारी के लिए मिले हैं 5,94 लाख करोड़, 69,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। और इस माध्यम में विभिन्न देशों का खर्च देखें तो विश्व में अमेरिका सबसे अधिक रक्षा पर खर्च करता है। उसका रक्षा बजट करीब 65 लाख करोड़ रुपए है, और जो उसकी जीडीपी का 3.7% है। और हम लोग कितना कर रहे हैं? 5,94 लाख करोड़। और अमेरिका कितना कर रहा है? 65 लाख करोड़ रुपए। चीन की रक्षा बजट की बात करें तो 18,77 लाख करोड़ रुपए है। और जीडीपी के हिसाब से आप देखें तो उसका खर्च 1.74% है। और खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। लेकिन आप देखें कि अगर हम लोग उसकी तुलना करें ना, तो हमें उसमें ज़मीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। हमसे ज़्यादा हमारा पड़ोसी जो चाइना है वो भी खर्च करता है। 46,69 हजार करोड़ रुपए है पड़ोसी देश पाकिस्तान का रक्षा बजट। और पाकिस्तान की तुलना में भारत का रक्षा बजट 12.75 गुना अधिक है। और नौसेना प्रोजेक्ट 75 के तहत सबमरीन की खरीद की इच्छुक है। उम्मीद है कि अगले वित्तीय वर्ष में वह इसे अपने बेड़े में शामिल कर लेगी। और सेना लद्दाख क्षेत्र में अपनी ऑपरेशनल गतिविधियों के लिए हल्के टैंक और गन खरीदना चाहता है। सरकार इसके लिए भी गंभीर है। बजट में यह भी परिलक्षित की गया है। रक्षा क्षेत्र में मददगार आवंटन तो आप देखेंगे 4.22 लाख करोड़ रुपए वेतन पेंशन के लिए, 1.62 लाख करोड़ रुपए हथियारों की खरीद के लिए, 8,774 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय सिविल के लिए, 2.70 लाख करोड़ रुपए राजस्व खर्च के तौर पर निर्धारित किए गए हैं। और 2.39 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे पिछली बार राजस्व खर्च में। 1.52 लाख करोड़ रुपए था पिछले साल पूंजीगत व्यय। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, और ये पॉइंट आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है इन्हीं से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछ ले। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एमएसएमई को बड़ी राहत, भुगतान समस्या भी दूर होगी, और बिना गिरवी लोन स्कीम जारी, ब्याज भी पहले से कम आपको देखने को मिलेगा। हर घर बिजली हर घर जल की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं 2029-30 तक 2/3 होगी देश के कुछ बिजली उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों की उत्पादन की हिस्सेदारी। और इसमें आप देखेंगे 1.22% बायोमास, 9.31% जल विद्युत संबंधित स्रोत, 32.66% हम लोग कोयला पर अभी निर्भर हैं ऊर्जा के लिए, 3.07 गैस पर, 2.32% परमाणु पर, 34.28 सौर पर, 17 आप देखेंगे 13 पवन पर है। और देखिए इसीलिए नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान दिया जा रहा है। एक कोयला खत्म हो जाएगा, एक तेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें ऊर्जा की ज़रूरत तो पड़ेगी। हम लोग भगवान सूर्य भगवान हैं जो, उनसे क्या ऊर्जा बनाने की बात कर रहे हैं, जल से ऊर्जा बनाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि इनका जब तक अस्तित्व रहेगा, इंसान का भी तब तक अस्तित्व रहेगा। स्वच्छ पेयजल उपलब्धता बढ़ाने की सतत 1.36 लाख जल जीवन मिशन से स्वच्छ जल की आपूर्ति करते हुए 5 साल की उम्र के इतने बच्चों की जान बचने का अनुमान है। और 59 लाख रही दूषित जल के कारण बीमार होने वालों की संख्या 2021 में, जो 2019 में 1.8 करोड़ थी, यानी कि कम हुई है। और 16.2 लाख महिलाएं गुणवत्ता जांच के लिए प्रशिक्षित हुई हैं। तो चलिए ये भी याद रखिए। और आप लोगों को एक बात मालूम होगा कि कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में आप देखते हैं कि गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर रहते हैं। पर्यटन क्षेत्र को नई उड़ान देने की दिशा में बड़े कदम हुए। वित्त मंत्री ने G20 की मेजबानी को बताया बेहतरीन असर। अनुकूल माहौल मिशन मोड में आगे बढ़ने की घोषणा हुई। कम से कम 50 पर्यटक स्थल चैलेंज मोड में विकसित किए जाएंगे। और पर्यटन क्षेत्र आपको बताया ना कि जीडीपी में हमारा एक बड़ा योगदान भी देता है हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में। और G20 की हम लोग अध्यक्षता भी कर रहे हैं, किसकी? G20 की। और इसमें आप देखेंगे कि हम ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जानते हैं। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। और 20 सदस्य में आप देखें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। गृह मंत्रालय को मिले हैं 1.96 लाख करोड़ रुपए। ये भी याद रखिएगा, 1.96 लाख करोड़ रुपए।
OROP के लिए 28,138 करोड़ रुपए मिले हैं, यानी कि वन रैंक वन पेंशन के लिए। प्रशिक्षण के जरिए सरकारी कर्मचारी बनेंगे कर्मयोगी। आप देखते हैं कि इस स्कूल के मास्टरों को देख लीजिए, खुद कुछ नहीं आता है सरकारी स्कूल के मास्टरों को, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। सीबीआई को और सक्षम बनाने को दिए हैं 946 करोड़ रुपए। और सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और आप सभी को मालूम है कि 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, GN वाजपेयी पूर्व चेयरमैन है सेबी और LIC के। समृद्ध और गौरवशाली भारत का रास्ता बनाने वाला बजट है। ये रोजगार के लिए सक्षम बनेंगे देश के युवा। देश में खुलेंगे 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में बनाएंगे दक्ष। और आप लोगों को एक और बात मालूम होगी कि क्या मालूम होगी कि अब हमारी नई शिक्षा नीति आई हुई है। वो आप देखिए रोजगार के ध्यान में रखते ही लाई गई है कि अब आप देखें कौशलता हासिल करेंगे हमारे देश के लोग। आप देखते थे PhD कर लेते थे और आप वर्ग 4 की जॉब ढूंढ रहे होते थे। 1615.6 करोड़ कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का बजट बढ़ाया गया है। और आप देखेंगे 1901.7 करोड़ रुपए का आवंटन था पिछली बार, और 3517.3 करोड़ रुपए किया गया है इस बार। रोजगार की वैश्विक मांग को भुनाने के लिए मोदी सरकार तैयार है। और 3 वर्ष में 47 लाख युवाओं को प्रशिक्षण भत्ता। इस चलिए आप लोग, अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है। स्कूल का प्रदर्शन कमजोर तो शिक्षकों को फिर प्रशिक्षण की बात हो रही है। ये काम अच्छा है। और देश भर में मौजूद जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को मिलेगी मजबूती। डाइट के जरिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। और होना चाहिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्कूल, सरकारी स्कूलों के हाल क्या है, आप सभी जानते हैं। बजट में इन्हें प्राइवेट एक्सीलेंस संस्थान के रूप में बनाने का किया ऐलान। मौजूदा समय में देश के 500 से ज़्यादा जिलों में स्थापित हैं ये संस्थान। गांव गांव खुलेगा पुस्तकालय। डिजिटल पुस्तकालय का भी ऐलान होगा। बढ़िया बात है, अच्छी, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर शिक्षा पर बजट आप बढ़ाते हैं तो उसका फायदा भी आपको आने वाले समय में मिलेगा। अर्थव्यवस्था में लिखी जा सकती है नई इबादत। 452 स्टार्टअप थे देश में 2016 में। अब देखेंगे 84,012 पर पहुंच गई है मई 2022 में स्टार्टअप की संख्या। 1000 से ज़्यादा हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप। चलिए, बड़ी अच्छी तेज़ी से आप देख रहे हैं कि विस्तार कर रहा है। ऑनलाइन खरीदी का बदल रहा है ट्रेंड, ये भी आप देखिए। 2022 में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक व अन्य उपकरण 45 से 50% ऑनलाइन खरीदे जा रहे हैं। और 2027 तक आप देखेंगे अनुमानित ये लगाए जा रहे हैं। और UPI से बन रहे हैं रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। और आप देखेंगे 2000 ये लाख करोड़ में है, राशि लाख करोड़ रुपए में है। 2022 में 126 लाख करोड़ है। और 2017 में 1 लाख करोड़ थी। देख लीजिए कितने तेजी से बढ़ा है। और हमारे प्रधानमंत्री साहब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं ना, ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा, दूर होगी प्रशिक्षित कामगारों की कमी। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। अत्याधुनिक उपकरणों के लिए तैयार होंगे प्रशिक्षित कामगार। नई दवाओं की खोज और इनोवेशन के लिए शुरू होगा नया कार्यक्रम। और किस देश में कितना स्वास्थ्य बजट है? स्वास्थ्य क्षेत्र को पिछली बार से करीब 2.71% अधिक 88,956 करोड़ रुपए का आवंटन है। और GDP का 9% तक स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं नीदरलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। ब्राजील स्वास्थ्य पर GDP का 9%, पड़ोसी बांग्लादेश 3% कम करता है, लेकिन हम लोग कम करते हैं, ठीक है। और आयुष मंत्रालय के बजट में की गई 20% की बढ़ोतरी। 3,647 करोड़ रुपए हुआ है बजट पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा। नेशनल आयुष मिशन में भी 50% की बढ़ोतरी 1200 करोड़ हुआ है। और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों, पूर्वोत्तर इलाकों की भी सहायता में वृद्धि की गई है। लोक कल्याणकारी अमृतकाल का पहला बजट आम बजट है। JP नड्डा साहब करें। ऑनलाइन गेमिंग की जीत राशि पर 30% TDS देना होगा। देख लीजिए। AI में बढ़ेगी देश की दक्षता। खुलेंगे 3 एक्सीलेंस सेंटर। देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में इन सेंटरों को खुलेंगी। बजट में घोषणा की गई। देश की जरूरत के हिसाब से होगा इनका विकास। बजट पर बढ़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया भर इसके कदम बढ़ा रही है, तो हमें भी बढ़ाना चाहिए। वर्तमान से अधिक भविष्य पर फोकस करने वाला बजट है। ये जयदीप भट्टाचार्य कह रहे हैं, प्रेसिडेंट सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च के हेड हैं। देखिए, ये आपका संपादकीय पार्ट रहता है एडिटोरियल, इसे जरूर आप लोग देख लीजिएगा। और जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल अन्य न्यूज़पेपरों के रहेंगे उन्हें फेसबुक पेज पर डाल दूंगा, ठीक है। और ये आपको प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, आपको अच्छा इंसान बनाने का हो, आपके पास तर्क रहेंगे, समझदारी रहेगी, ये सब आप लोगों को देखने को मिलता है। वृद्धि को गति देने वाला अनुशासित बजट। तो आप देखेंगे कि आर्थिक मोर्चे पर तमाम पहलुओं का निर्धारण बजट
बजट के बराबर होने से उसे लेकर उत्सुकता में कुछ कमी आई है, लेकिन इस बार का बजट कहीं ज़्यादा ध्यान खींचने वाला है। आर्थिकी अनिश्चितताओं के दौर के साथ ही यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट था, और बढ़ती ब्याज दरें, काबू से बाहर होती महंगाई एवं आंशिक वैश्विक मंदी के साए में ने वित्त मंत्री के समक्ष चुनौतियां और बढ़ा दी थी। इनके अतिरिक्त महामारी के दौर में खर्चों में हुई बढ़ोतरी से बड़े राजकोषीय घाटे घटाने को की भी चुनौती थी। यकीनन ऐसी कठिन परिस्थितियों से कोई भी वित्त मंत्री बचना चाहता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विकट परिस्थिति में संतुलन साधने का प्रयास किया है। तमाम विरोधाभासी चुनौतियों के बीच वित्त मंत्री ने एक ऐसा व्यवहारिक बजट पेश किया है जिसमें कर सुधारों, गुणवत्तापूर्ण व्यय और राजकोषीय अनुशासन का तार्किक मिश्रण है। बजट में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.9% तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 6.4% से कम है। इस प्रकार देखें तो बजट वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन देता नहीं दिखता है। असल में राजकोषीय घाटे के अनुमान में कटौती उस सीमा के अनुरूप है जिसमें सरकार ने 2025-26 तक उसे घटाकर 4.5% से कम रखने का लक्ष्य रखा था। हालांकि चुनावी साल से पहले घाटे में कटौती के लक्ष्य का सकारात्मक निहितार्थ यही है कि इसमें नीतिगत मोर्चे पर सरकार की साख बढ़ने के साथ ही देसी विदेशी निवेशकों पर का भरोसा, अपेक्षाएं भी परवान चढ़ेंगी। घाटा कम होने से सरकार की उधारी लागत भी घटेगी। राजकोषीय अनुशासन का यह रोक महंगाई घटाने के रिजर्व बैंक के प्रयासों के अनुरूप भी है। और याद रहे कि महंगाई घटी जरूर है, लेकिन यह गायब नहीं हुई है। और आरबीआई की बात हो रही रिजर्व बैंक की, तो आप सभी जानते हैं कि हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बजट में खर्च की उच्च गुणवत्ता बेहतरीन राजकोषीय नीति के अहम पहलुओं में से एक है। राजस्व के मोर्चे पर कुछ तंगी के बावजूद सरकार पूंजीगत व्यय की रफ्तार बरकरार रखने में कामयाब हुई है। बजट में कैपेक्स कुल 27.7% बढ़ा है। इसमें सरकार का फोकस सड़क, रेलवे, तेल एवं गैस और बिजली एवं अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर बना हुआ है। ऐसे खर्च की अर्थव्यवस्था पर चक्रीय एवं गुणात्मक प्रभाव होते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ मध्यम अवधि में कुछ सुनिश्चित सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होते हैं। और यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सरकारी और निजी कैपेक्स एक दूसरे के विकल्प नहीं है, बल्कि परस्पर पूरक होते हैं। जहां बुनियादी ढांचा विकास में सरकार एक प्रमुख खिलाड़ी है, तो विनिर्माण में बहुलांश निवेश निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। ऐसे में बजट में यह आवश्यक था कि कैपेक्स की गति कायम रखी जाए और अनिश्चित परिदृश्य में निजी निवेश को प्रोत्साहन के साथ ही पुरस्कृत करने की भी राह बने। पूर्व में पीएलआई जैसी पहल निजी निवेश को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है, और ऐसे कदमों से समय के साथ निजी निवेश में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। और इस बजट में जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों का संज्ञान लेते हुए उनके समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। और बजट के सप्तर्षि स्तंभों में से एक हरित वृद्धि को समर्पित है, जिसमें उत्पादन की प्रक्रियाओं में कार्बन उत्सर्जन को घटाने के साथ ही हरित वृद्धि की ओर संक्रमण में सहायता प्रदान करना है। और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अतिरिक्त बजट में ईंधन, ऊर्जा, आवाजाही, कृषि पद्धतियों, ऊर्जा के सक्षम उपयोग की दिशा में भी पहल की गई है। इसके लिए कैपेक्स और सब्सिडी दोनों का सहारा लिया गया है। बजट अगले साल की वृद्धि के लिए 10.5% की व्यवहारिक नॉमिनल जीडीपी वृद्धि पर आधारित है। और मुद्रास्फीति, विशेषकर थोक कीमतें तेजी से गिरावट की ओर हैं और वास्तविक वृद्धि के समय समक्ष तमाम चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। तो इस साल के लिए नॉमिनल जीडीपी का 15.4% के स्तर से फिसलना तय है। ये आंकलन हमारे अनुमान के अनुरूप ही है। हम महामारी के बाद के सेप वाली वृद्धि ही देखने को मिली है, जहां उच्च आमदनी वाले लोग कम आय वालों की तुलना में अधिक लाभ की स्थिति में है। साथ ही कम आय वालों को महंगाई की तपिश ने भी ज़्यादा झुलसाया है, और इसलिए बजट में जरूरतमंद वर्गों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी जारी रखी गई है। और निजी आयकर के मोर्चे पर भी सरकार ने कुछ राहत प्रदान की। करों में रियायतों से सरकार को राजस्व में करीब 37,000 करोड़ रुपए की क्षति होगी, जिस राशि करदाता बचत या उपभोग में उपयोग कर सकते हैं। और इससे एफएमसीजी उत्पादों और कम कीमत वाले उपभोक्ताओं सामानों की मांग बढ़ेगी, और इन उत्पादों से जुड़े बाजार अभी भी अपनी स्थिति में सुधार का इंतजार कर रहे हैं। खजाने में आप देखेंगे सीमित गुंजाइश के बावजूद सरकार अपने राजस्व खाते के बजाय पूंजी खाते से सार्वजनिक पूंजीगत व्यय की गति में निरंतरता कायम रख पाई है। बजट में पूंजीगत व्यय करीब 28% बढ़ा है, जबकि राजस्व व्यय में 1.2% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सब्सिडी पर चालू वित्त वर्ष के 5.6 लाख करोड़ रुपए के खर्च की तुलना में अगले वित्त वर्ष के लिए खर्च घटकर 4 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
पिछले वर्ष भी कुछ इसी प्रकार की रणनीति अपनाई गई थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तमाम वस्तुओं की कीमतों में आई तेजी से वह गणित बिगाड़ दिया है। यदि अस्थिर भू राजनीतिक परिदृश्य खेल नहीं बिगाड़ता तो यह रणनीति कारगर हो सकती थी, क्योंकि वैश्विक वृद्धि में भी कमी के आसार हैं। इस साल जब वैश्विक मंदी की आशंका जताई जा रही है तो कोई यह नहीं बता सकता है कि हालात कितने अनिश्चित हो सकते हैं। केवल यही निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार को किसी भी स्थिति के अनुसार बजट के अपने आंकड़ों पर नए सिरे से काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप देख रहे हैं कोरोना महामारी थी, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध भी चल रहा है। विकसित भारत की दिशा में दिखा बजट, ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बजट ही बजट की बात हो रही है। और समस्या की जड़, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे पढ़ लिया करिएगा। हर मनुष्य समस्या से घिरा हुआ है। और ये आप देखिए सबका साथ सबका विकास, ये बजट पर आप देख रहे हैं कि सब बजट पर अब ये लिखा जाएगा पूरा। सजा और संदेश, कानून की किताबों के आलोक में जब कोई न्यायाधीश किसी कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड की सजा देता है तो यह सामान्य बात नहीं होती। भारत में इसे दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में दिया गया। अभी गोरखनाथ मंदिर पर हमला हुआ था ना, तो उसी के जो व्यक्ति है आतंकी, उसे मान लिया गया, उसी को मृत्युदंड सुनाया गया है। तो उसी के सभी को साधने का प्रयास किया गया है बजट में, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि इस न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, आपका कोई सवाल हुआ करे तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़िएगा, आपका बेस मजबूत होगा और आप लोगों को सब कुछ समझ में भी आएगा, ठीक है।